Uh, Welcome to lecture 19. We are in the 7th week of our course of thermodynamics, which means that exactly halfway of the course is done. Usually हमारी 15 classes होती हैं, 16th class revision के लिए होती है. In the last class, what I did was I told you about the ideal gas processes. यानी मैंने आपको बताया था कि ideal gas की कौन सी processes हैं, and I taught you how to make subjects of the three variables. One variable I told you to make a subject, volume. Second, temperature. Third, pressure. उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे एज अ वेरिएबल, यानी अगर आप v को सब्जेक्ट बनाएंगे, v इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस इक्वेशन में आपके पास t और p नहीं आएगा. जिसमें आप t को बनाएंगे उसमें आपका p और v उसमें आपका t नहीं आएगा, p और v आएगा. तो ये सारे तीन डेरिवेशन मैंने आपको प्रोसेसेस के करके बताए थे कि ये तीन तरह के डेरिवेशन होते हैं, जिसके अंदर मैंने जो यहाँ पर हैं, इफ यू रिमेंबर दीज थ्री डेरिवेशन आई डिड, जिसके अंदर चेन रूल भी यूज हो रहा था और मैथमेटिकल रूल्स यूज हो रहे थे. ये आपका फर्स्ट था जिसमें मैंने केस वन आपके p को सब्जेक्ट बनाया, द इजीएस्ट केस. सेकंड केस जिसमें मैंने v को सब्जेक्ट बनाया, इसमें डेरिवेशन यूज हो रही थी चेन रूल की. थर्ड केस जिसमें मैंने t को वेरिएबल बनाया था. दैट आर द थ्री केसेस. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि चार प्रोसेसेस होती हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडिबैटिक. इसकी कंडीशंस मैंने आपको बता दी थी और ये भी बता दिया था कि फर्स्ट लॉ आपका सिंप्लीफाइड टर्म्स में क्या हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो. इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, आपकी मेन रिलेशन हो जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, यानी डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू. जो Q की वैल्यू होगी वो W की वैल्यू होगी, सिर्फ W की साइन ऑपोजिट होगी. उसके बाद मैंने आपको आइसोबैरिक के बारे में बताया था, आइसोकोरिक में बताया था. आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम जीरो है, तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू Q, यानी जो आपकी Q की वैल्यू है वही आपकी जो आपकी डेल्टा U की वैल्यू है वही आपकी Q की वैल्यू है. चौथा केस आपका था एडिबैटिक प्रोसेस. एडिबैटिक प्रोसेस, एडिबैटिक प्रोसेस के अंदर Q जीरो होता है, जिसका मतलब ये हुआ, अगर फर्स्ट लॉ में देखा जाए, डेल्टा U इज इक्वल टू W. अब मुझे दो चीजों की बात करनी है. दीज आर अगेन रिगार्डिंग द असाइनमेंट. पहली बात ये कि एक क्वेश्चन था, मैंने आपसे डेल्टा एच पूछा था, बिल्कुल क्वेश्चन वन था. मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उस क्वेश्चन वन के अंदर लोगों ने ये क्यों किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, जब आपको क्वेश्चन के अंदर मालूम है कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है और कंडीशन क्या होती है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर Q इज इक्वल टू डेल्टा एच. मैंने आपको कर कर दिखाया था, बार बार प्रूव कर कर दिखाया है. तो अगर आप फर्स्ट पार्ट के अंदर Q ढूंढ चुके हैं, जो आपने जो BTU को Q में कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ जूल्स, तो आपको डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी लगाने की जरूरत क्या है. आप ऊपर ही देखकर बोलते हैं कि दिस इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू. तो ये मैंने आपको बताया था. अब एक बात आ रही है, मैंने आपसे जिक्र किया था आपको जब मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात बता रहा था, साइन रिवर्सल की बात की थी. यहाँ पर स्लाइड 44, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा. मैंने आपको उस दिन व्हाट्सएप का मैसेज भी दिया है. बिल फर्ज अगर किसी के पास मैसेज नहीं आया है, ये वाला देखें जहां पर ये लिखा है, हेंस इन टर्म्स ऑफ फाइनल टू इनिशियल प्रेशर Q इज इक्वल टू आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन. पीछे ये भी प्रूव हुआ है वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू. तो जब मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, कौन सा गया, सॉरी ये वाला था या ये वाला था, एक सेकेंड, आई थिंक इट वॉज स्लाइड 44, ये वाली स्लाइड थी, सॉरी ये वाली थी, आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन. जब मैंने वी टू अपॉन वी वन को पी वन अपॉन पी टू लिखा तो साइन चेंज नहीं होगी. Q इज इक्वल टू आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, तो Q इज इक्वल टू आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू.
W मैंने आपको कहा था इसकी साइन ऑपोजिट होती है, तो W इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन V2 अपॉन V1. W शुड ऑल्सो इक्वल टू माइनस आर टी एल एन P1 अपॉन P2. मैं यहां पर माइनस लिखना भूल गया हूं आर टी से पहले. स्लाइड 44 के अंदर प्लीज कहीं नोट बना लें कि W की जो वैल्यू होगी in terms of P1 and P2, it's going to be minus RT ln P1 upon P2. माइनस लिखना नहीं भूलिएगा. बात समझ आई है? मुझसे गलती हो गई कैलकुलेशंस के वो लिखने के अंदर, मैं यहाँ पर माइनस ऐड करना भूल गया. हाँ, पर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ P2 एंड P1 देखूं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये टर्म्स है P1 अपॉन P2. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ P2 अपॉन P1 देखूं, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा. तब W की वैल्यू हो जाएगी RT ln P2 अपॉन P1. क्योंकि अगर मैं P2 को ऊपर लेकर गया और P1 को नीचे लेकर गया तो मेरी साइंस भी रिवर्स हो जाएंगी. ऊपर वाली साइन भी देखें, ऊपर Q के अंदर नेगेटिव आ गया, और जहां पर Q इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2 था, यहां पर Q नेगेटिव नहीं था. मगर ln के रूल ये होते हैं कि अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं तो आपको उसके साथ नेगेटिव भी करना पड़ेगा. इसका एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि आप कैलकुलेटर पे ln 5 करें और ln माइनस 1/5 करें, या ln 5 करें और ln 1/5 करें. अगर आपने 5 को रेसिप्रोकेट कर दिया है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मगर दोनों की जो साइंस है वो माइनस आएंगी. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस 5 को माइनस 1/5 करना पड़ेगा. तो ये मैथमेटिक्स का लॉ है, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा. एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक. इसके बाद मैंने आपको आइसोबैरिक प्रोसेस बताई थी, आइसोबैरिक प्रोसेस बताई थी, आइसोकोरिक प्रोसेस बता दी और एडिबैटिक प्रोसेस बता दी. अब मैं आपसे एडिबैटिक प्रोसेस के अंदर बात करता हूँ. ये वाली इक्वेशन मैंने आपको पूरी डिराइव कर कर बता दी थी. T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 RC अपॉन V. RC अपॉन V with the help of Meier's equation and the adiabatic index Cp upon Cv, RC upon V can become gamma minus 1. अगर ये gamma minus 1 बनता है तो वही जो इक्वेशन है R upon Cv, that can simply be T2 upon T1 is equal to V1 upon V2 gamma minus 1. This is the whole form of the adiabatic expansion. ये complete form है. इस चीज से आपको दो चीजें मालूम हो जाती हैं. एक चीज तो आपको ये मालूम हो जाती है कि इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका प्रेशर है. मैं कैसे बोल सकता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेशर है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशन में प्रेशर यूज नहीं हो रहा है. जो इक्वेशन में वेरिएबल यूज हो रहा है वही इक्वेशन आपका डिपेंडेंट है, सॉरी जिसमें जो नहीं यूज हो रहा है वही आपका डिपेंडेंट है. तो इसके अंदर अगर आपके पास T का डेटा हो और V का डेटा हो तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. अगर आपके पास T1 भी है, T2 भी है, P1 भी है, P2 भी है, V1 भी है, V2 भी है, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास डेटा ही T और V का है तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे. अब जो आखिरी लाइन के अंदर जो पहला पोर्शन है ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ एडिबैटिक इक्वेशन है. अगर मैं आपको बोलूं कि कंप्लीट फॉर्म ऑफ एडिबैटिक इक्वेशन लिखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ एडिबैटिक इक्वेशन है. अगर मैं आपको बोलूं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखें, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है. फर्ज करें कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि इसके इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म के अंदर शॉर्ट फॉर्म दे दिया इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बोल दिया कि आप ये बताएं कि इसके अंदर कौन सा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. अगेन आप शॉर्ट फॉर्म में देखें, शॉर्ट फॉर्म के अंदर P नहीं है. P नहीं है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल P है. अगर मैंने आपको बोला शॉर्ट फॉर्म को एक्सपैंड कर लें तो एक्सपैंड भी आप कर सकते हैं. एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं? जो टर्म पहले आती है T वो एक साइड पे ले जाएं, जो टर्म दूसरी है उसके दूसरी साइड पे ले जाएं V को, और जो V का जो कंपोनेंट है उसको आप पावर दे दें V के ऊपर. अब सिर्फ बात यह है कि अपने T2s और V2s को कंफ्यूज नहीं कर दीजिएगा. बाय डेरिवेशन इट इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म मालूम है, अगर बिलफर्ज में आपको ये एडिबैटिक वाला इक्वेशन दूं ही नहीं
तो आप शॉर्ट फॉर्म देख कर ही इसको लिख सकते हैं। यूजली मैं दे देता हूं, और अगर मैं देता नहीं हूं तो मैं आपको डिराइव करने को बोलता हूं। तो आइदर वे आपको कहीं ना कहीं इसका यूज करने को मिलेगा। अच्छा, अब देखें, अब जिस तरह ये था इन टर्म्स ऑफ पी, तीन शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिए हुए होते हैं। एक आपका शॉर्ट फॉर्म है टी वी गैमा माइनस वन, दूसरा आपका शॉर्ट फॉर्म है टी टी वन माइनस गैमा अपॉन गैमा, तीसरा आपका शॉर्ट फॉर्म है पी वी गैमा। क्या ये शॉर्ट फॉर्म्स आपके लॉन्ग फॉर्म बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। दूसरे वाले शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? टी एक साइड पे आ जाएगा, पी एक साइड पे आ जाएगा, वन माइनस गैमा और गैमा पी के ऊपर आ जाएगा। दूसरे वाले का लॉन्ग फॉर्म देखें, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन। तीसरे वाले का लॉन्ग फॉर्म देखें जिसमें सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम है, इसके अंदर पी टू अपॉन पी वन वी वन अपॉन वी टू, क्योंकि ये वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं तो इसलिए ये चेंज हो गया। मगर बात वही है कि P एक साइड पे हो जाएगा, V एक साइड पे हो जाएगा। अब बात यहाँ आ रही है कि यहाँ पर बात है R अपॉन सी पी, और इक्वेशन के अंदर दिया है वन माइनस गैमा अपॉन गैमा। अब मैं आपको एक चीज कर कर दिखाऊं। अगर आप सेकेंड फॉर्म ऑफ V देखें, सेकेंड फॉर्म ऑफ V क्या है? टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन आर अपॉन सी पी। ये मैंने कहां से ली है? ये मैंने सिर्फ यहां से ली है। मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि इस बड़े फॉर्म को मैं छोटे फॉर्म में ला रहा हूं। टी टू अपॉन टी वन पी टू अपॉन पी वन आर अपॉन सी पी। सबसे पहले मैं क्या करूं? सबसे पहले तो मैं इसको अपनी आसानी के लिए सिंप्लीफाई करूं। मैंने क्या किया? वैसे ही के वैसे लिखा। मैं आर अपॉन सी पी को पहले सिंप्लीफाई करने के लिए सॉल्व करता हूं। आर क्या होता है? मेयर्स इक्वेशन, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। सी पी मुझे नीचे डिवीजन में है तो सी पी मैं नीचे लिख दूंगा। तो मेरा इक्वेशन बन गया सी पी अपॉन सी पी माइनस सी वी अपॉन सी पी। सी पी अपॉन सी पी तो वन बन गया, माइनस सी वी अपॉन सी वी। मुझे मालूम है एडिबैटिक इंडेक्स क्या होता है। एडिबैटिक इंडेक्स इज सी पी अपॉन सी वी गैमा। दिस इज व्हाट? सी वी अपॉन सी पी। तो अगर अगर सी पी अपॉन सी वी गैमा है तो सी वी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा? वन अपॉन गैमा, रिवर्स हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? वन माइनस वन अपॉन गैमा। जब मैंने इसका एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया तो मेरा इक्वेशन सिंपली बन गया गैमा माइनस वन अपॉन गैमा। इसको मैंने अपने इक्वेशन में लिख दिया टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू गैमा माइनस वन, वन माइनस गैमा अपॉन गैमा। यहां पर देखें, यहां पर डिस्क्रिपेंसी आ रही है। यहां पर डिस्क्रिपेंसी ये आ रही है कि यहां पर ये लिखा था पी टू अपॉन पी वन आर अपॉन सी पी। जब मैंने आर अपॉन सी पी को सॉल्व किया है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? आर अपॉन सी वी को सॉल्व कर कर मेरा आंसर आ रहा है गैमा माइनस वन अपॉन गैमा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये इक्वेशन होगा टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन गैमा माइनस वन अपॉन गैमा। पर अगर मैंने आपको तीनों शॉर्ट फॉर्म दे दिए, मैंने मेरा जो तीसरा शॉर्ट फॉर्म है ये वाला, इस शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या लिखा है? वन माइनस गैमा अपॉन गैमा। यहां पर क्लियरली लिखा है वन माइनस गैमा अपॉन गैमा। आपने क्या फाइंड आउट किया है? आपने फाइंड आउट किया है गैमा माइनस वन अपॉन गैमा। दोनों फॉर्म्स करेक्ट हैं। फर्क क्या है कि गैमा माइनस वन अपॉन गैमा इज सिंपली फॉर पी टू अपॉन पी वन। अगर उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट किया है और चेंज किया है, क्या चेंज किया है? वन माइनस गैमा अपॉन गैमा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिर्फ ये मतलब हुआ है कि इसका
इसका सिर्फ ये मतलब हुआ है कि 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा के अंदर T2 अपॉन T1 वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ इसकी साइंस चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू दैट सेम लॉग का रूल, क्योंकि इसमें लॉग लग सकता है, एक्सपोनेंट पावर्स आ रही हैं। डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, P1 अपॉन P2, अगर आप P1 को ऊपर लें P2 को नीचे लें तो 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा है। अगर आप P2 को ऊपर लें P1 को नीचे लें तो गामा माइनस 1 अपॉन गैमा है। दोनों आंसर आपको सेम देंगे। ये आपकी मर्जी है, आपको कौन सा आंसर चाहिए, आपको कौन सा मेथड करना है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मगर यूजली बुक्स क्या फॉलो करती हैं, बुक्स ये फॉलो करती हैं ये वाला इक्वेशन 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा, जिसके अंदर वो P2 को P1 को ऊपर लेती हैं, P2 को नीचे लेती हैं। इन्होंने इसलिए इसको लिया है दोनों इक्वेशन को कंपेरेबल करवाने के लिए। पहला जो इक्वेशन है वो है T2 अपॉन T1 V1 अपॉन V2। इन्होंने कहा है कि अगर ये V1 अपॉन V2 है तो हम इसको भी P1 अपॉन P2 कर देते हैं। तो अपनी आसानी के लिए इन्होंने P1 अपॉन P2 कर लिया, मगर उसके लिए आपको ये गामा भी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गामा R अपॉन CP है ये है इन टर्म्स ऑफ P2 अपॉन P1। मगर अगर आपको P1 अपॉन P2 चाहिए तो आपको इस R अपॉन CP को भी रिवर्स करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स आप क्या करते हैं, आप इसको CP अपॉन R भी लिख सकते थे, क्योंकि उसको आप रेसिप्रोकेट कर देते। बात समझ आई है? यस सर। सही है, तो दोनों फॉर्म करेक्ट हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ने यस सर। इन टर्म्स ऑफ P1 अपॉन P2 लिखा, या अगर कोई स्टूडेंट ने इन टर्म्स ऑफ P2 अपॉन P1 लिखा, दोनों आंसर करेक्ट होंगे। सिंपल मेथड ये है कि आप दोनों में से कोई एक अपनी पसंद का याद रख लें तो आपको दूसरा भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये इक्वेशन सामने दी गई हो, जो इक्वेशन शीट होती है, तब तो आपको मसला ही नहीं है, आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं। ये आपका दूसरा टर्म था। अच्छा, मैं अभी कहां पर हूं? अब इसी तरह एक तीसरा टर्म है। तीसरा जो आपका टर्म है ना, वो है आपका, वो थोड़ा सा मुश्किल है, इन्होंने इसकी डेरिवेशन थोड़ी मुश्किल उसके अंदर की है। जो तीसरा जो है वो होता है जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, उसकी डेरिवेशन नहीं की गई है, ना आपसे उसकी डेरिवेशन पूछी जाएगी। तो उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी P इन टर्म्स ऑफ V, इसका जो फिगर होता है वो गैमा होता है, जो एक्सपोनेंट पावर होता है। ये इसका तीसरा फॉर्म है। तो अगर इसका तीसरा फॉर्म मुझे लिखना हो, वो मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? अगेन मैं उस फॉर्म में लिखूंगा, पहले हमेशा यूं लिखूंगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। मैं कैसे बोल सकता हूँ? कांस्टेंट Cp अपॉन C1 है। Cp अपॉन C1 क्या होता है? एडिबैटिक इंडेक्स। एडिबैटिक इंडेक्स क्या होता है? गैमा। तो गैमा मेरा यहां से आ गया। P इन टर्म्स ऑफ V, P आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर P2 अपॉन P1, V आपका होगा राइट हैंड साइड के ऊपर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और गैमा का जो पावर था वो V के ऊपर था, तो आपका पावर Cp अपॉन Cv V1 अपॉन V2 के ऊपर हो गया है। ये तीन फॉर्म है एडिबैटिक इंडेक्स के, तीनों आपको वही एडिबैटिक इक्वेशन के, तीनों आपको वही आंसर देंगे। इट डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि आपको प्रेशर गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है। फॉर एग्जांपल, आपको डेटा के अंदर मैंने आपको सिर्फ P1 दिया है, P1 दिया है, V1 दिया है, P2 दिया हुआ है और V2 नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर का जिक्र नहीं है। तो it is more easier to find that V2 than to find T1 and T2। तो आप सिंपली उस V2 को ढूंढ लेंगे, और V2 को ढूंढने के बाद आप इक्वेशन 3 यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास चारों वेरिएबल होंगे, रादर देन कि आप पहले T1 ढूंढें, T2 ढूंढें और फिर यूज करें। दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड इट इज नॉट नीडेड। अच्छा, तो ये आपके तीन मैकेनिकली रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन के इक्वेशंस होते हैं इन सिंप्लीफाइड फॉर्म्स। अब देखें एडियाबैटिक, अभी मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं या एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं।
एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपका फर्स्ट लॉ क्या बनता है? आपका फर्स्ट लॉ बनता है डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू क्यों बनता है? क्योंकि एडियाबैटिक वर्क के अंदर, एडियाबैटिक टर्म के अंदर आपका वर्क जीरो हो जाता है, क्यू की टर्म आपकी निगेट हो गई, तो सिंपली मेरा बन गया डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। सी वी कॉन्स्टेंट होता है डी यू के अंदर, डी टी हो गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो जो डेल्टा यू की वैल्यू है वही डब्ल्यू की वैल्यू है। मेरी डेल्टा यू की वैल्यू क्या थी? सी वी डी टी। बार बार मैंने आपको बताया था कि डेल्टा यू की वैल्यू सी वी डी टी है, तो अगर सी वी डी टी है तो वो डब्ल्यू बन जाएगी। देखें, देखने में मुश्किल लगता है मगर इतना मुश्किल नहीं है। यही सी वी डी टी जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर क्या बनेगी? क्यू। सर ये बराबर होगा डी यू के। क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर सीवीडीटी क्यू बन जाती है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सीवीडीटी आपका डब्ल्यू बन जाती है, क्योंकि आइसोकोरिक के अंदर आपका डब्ल्यू जीरो हो जाता है और एडियाबैटिक के अंदर आपका क्यू जीरो हो जाता है। तो वही जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो डिफरेंट फॉर्म्स ले सकती है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। अब मैं क्या करूं कि हम जब एडियाबैटिक की बात करते हैं, ये याद रख लें कि जब हम एडियाबैटिक की बात रखते हैं तो हम हमेशा अपने आंसर को गैमा की टर्म्स में ले आते हैं। गैमा की टर्म्स में हम इसलिए लाते हैं क्योंकि एडियाबैटिक इंडेक्स होता है सीपी अपॉन सीवी गैमा। तो जब हम एडियाबैटिक की बात नहीं कर रहे, हम जब बात कर रहे हैं नॉर्मल आइसोकोरिक की, तो हमें इन टर्म्स ऑफ गैमा लाने की जरूरत नहीं है। मगर जहां पर एडियाबैटिक की बात हो जाए तो इट्स बेटर टू ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ गैमा। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि माई गैमा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, ये मुझे मालूम है। तो मेरा सी वी क्या होगा? अगर मैं सी वी को सब्जेक्ट बनाऊं, दैट इज सिंपली सी पी अपॉन गैमा। अभी मैंने सिर्फ सी वी को इन टर्म्स ऑफ गैमा बनाया है। समझ आई? ये बात समझ आई मैंने क्या किया? यस सर। नहीं वाह सर, सर। थोड़ा पीछे हो सर। इसमें इंटीग्रल कहाँ गया सर? जो डी के साथ है इंटीग्रल, ये नीचे कहाँ गया? कहां पर? सर जो स्टेप डी 2 डब्ल्यू में। इक्वल्स टू डी यू के नीचे जो डी पर जो है ना, डी टी के साथ जो है ना एक इंटीग्रल है, ये नीचे जाके कहाँ गया? सॉल्व हो गया ना। डब्ल्यू को मैंने सब्जेक्ट बना दिया ना, ये मैंने इसको D2 लिख दिया। आई शुड हैव रिटन इट एज CV T2 माइनस T1, मगर मैंने डायरेक्टली DT लिख दिया है। DW नहीं को जब सर, मैंने कह रहा हूँ सर, तो इंटीग्रल लगाया ना डी टी के साथ, ये कहाँ गया? नीचे आके, क्योंकि यहाँ की बात कर रहे हैं, लाइन 3 की बात कर रहे हैं। लाइन नंबर 2 सर, लाइन 2 और 3 की सर। मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ कि ये जो इंटीग्रल है, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये क्या बनता है? इंटीग्रल T2 माइनस T1 बनता ना। DT को आप सॉल्व करते जी क्या है ना, सर। अगर ये DW है उसको आपने इंटीग्रेट बना किया, ये W बन गया। CV का वैसे ही रह गया। जो ये DT रह गया था, इट शुड हैव बीन T2 माइनस T1, उसको मैंने ओके DT सर, लिख दिया। ओके ओके ओके। समझ आई? इसको मुझे लिखना चाहिए था CV T2 माइनस यस T। सर। ओके। तो अब मैं CV को इन टर्म्स ऑफ गैमा लाना चाह रहा हूं। अगर मैं इन CV को इन टर्म्स ऑफ गैमा ला रहा हूं, CV इज इक्वल टू CP अपॉन गैमा। अब देखें, अब यहां पर मेरे पास आ गया CV इज इक्वल टू CP अपॉन गैमा। अब यहां पर मैं इस CP को भी इन टर्म्स ऑफ CV ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं? मेयर्स इक्वेशन, यानी CV प्लस गैमा, CV प्लस R अपॉन गैमा। ये कैसे आया? CV को पहले सब्जेक्ट बनाया, CV को सब्जेक्ट बनाकर मैं इसको ले आया CV प्लस R अपॉन गैमा। अब मैंने सिर्फ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की। क्या सिंप्लीफिकेशन की? पहले मैंने इसको CV को गैमा से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने CV को कांस्टेंट लिया, क्योंकि मैं CV को सब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं। मैं CV को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो मेरा जो CV का सब्जेक्ट बनाएगा बाय रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, CV गैमा माइनस CV इज इक्वल टू R। CV को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद R एक साइड के ऊपर है, R अपॉन गैमा माइनस 1। ये सब मैंने क्यों किया? ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि ये एडियाबैटिक टर्म्स हैं। मैंने यहाँ का जो वर्क फंक्शन है ना,
W CV डेल्टा T, dt को तो मैंने वैसे के वैसे रहने दिया, ये जो CV है इसके अंदर मैं एडिबैटिक टर्म्स ऑफ R को ले आया। ये देखें, ये जो CV है जो मैंने सारा R अपॉन गैमा माइनस 1 किया है, ये R अपॉन गैमा माइनस 1 मैंने सेकेंड इक्वेशन में डाल दी। सेकेंड इक्वेशन में डाल दी तो मेरा वर्क फंक्शन बन गया R अपॉन गैमा माइनस 1 dt। ये स्टेप समझ आया? Yes, sir. ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा यस सर। पूरा सिर्फ डेरिवेशन है इसके अंदर भर भर के, और कुछ नहीं है। ये समझ आ गया R अपॉन गैमा माइनस 1 कैसे आया? अब इससे आपको दो चीजें जाहिर होती हैं जो कि पहले डिस्कस भी थी, कि जो सारी प्रोसेसेस है ना ये आइडियल गैस के लिए है। किसी ने मुझसे उस दिन पूछा था हम ये रियल गैस के लिए यूज कर सकते हैं? एक कंडीशन तो आपको मालूम है मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है, दूसरी कंडीशन है कि ये आइडियल गैस के लिए ही हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आर इन्वॉल्व है। आर के लिए आप यूज कर सकते हैं आइडियल गैस, तो ये आपकी जो सारी प्रोसेस है ये आइडियल गैस के लिए। दैट वाज वन ऑफ द थ्री कंडीशंस। एक कंडीशन थी मैकेनिकल रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरी कंडीशन थी द गैस हैज टू बी एन आइडियल गैस, तीसरी कंडीशन थी लेट मी रिमेंबर, द थर्ड कंडीशन वाज आइसोलेटेड सिस्टम यानी क्लोज सिस्टम। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये ओपन सिस्टम के लिए यूज नहीं हो सकते, ये रियल गैस के लिए यूज नहीं हो सकते। तो ये मैंने आपको वर्क फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये किस चीज का वर्क फंक्शन है? ये एडिबैटिक प्रोसेस का वर्क फंक्शन है। यानी एडिबैटिक वर्क प्रोसेस का क्या होता है वर्क? इट इज सिंपली W इज इक्वल टू डेल्टा U, मगर उस डेल्टा U को मैंने इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा कर दिया, यानी W इज इक्वल टू R गामा माइनस 1 dt। अब देखें, एज वी नो दैट dt इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये हम जानते हैं। अब मैं आइडियल गैस की थोड़ी सी हेल्प लूंगा, इसको फॉलो करें। इसको मैंने एक दफा पहले भी बताया था मगर एक दफा मैं दोबारा बता देता हूं। अगर मैं आइडियल गैस की बात करता हूं, लेट्स से आई टेक टू आइडियल गैसेस मेरी, और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रहे हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरह। आपने आइडियल गैस 1 लिया, अगर आपने आइडियल गैस 1 लिया, P1 V1, R आपका कांस्टेंट होता है और उसका टेम्परेचर T1 होगा। अगर आपने आइडियल गैस 2 लिया तो आपका होना चाहिए, वैसे तो होना चाहिए P2, यही है P2 V2, R आपका कांस्टेंट है मगर T2 डिफरेंट होगा। अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड दोनों पे आपको मिल रहा है RT1, दूसरी साइड पे है उसके नीचे RT2। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यही होता है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन में। अगर आप वो वाला मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो अब मैंने साइमल्टेनियस यस इक्वेशन सर। की तरह जो इक्वेशन 2 है उससे मैंने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सिंपली मैंने क्या किया? मैंने किया RT2 माइनस T1, यानी मैंने क्या किया? RT2 माइनस RT1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दोनों में R कॉमन हो जाएगा। R अगर कॉमन हुआ तो R बाहर आ गया, मेरे पास बचा क्या? T2 माइनस T1। अगर मैंने ये इक्वेशन माइनस किए तो मुझे दूसरी तरफ भी इक्वेशन माइनस करने पड़ते, यानी P2 V2 माइनस P1 V1। ये बात समझ आई? RT2 माइनस T1 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 कैसे आया? ये समझ आ गई? यस सर। Yes, अच्छा, sir. अब देखें, ये जो W की इक्वेशन है ये मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? ये मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू R गामा माइनस 1 ब्रैकेट ओपन T2 माइनस T1, because I know that dt is T2 minus T1. These are different forms of the same equation. आपको कौन सा फॉर्म मिल जाए, फर्ज करें आपको मैंने टेम्परेचर ही नहीं दिया, मैंने आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया, तो आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम करना पड़ेगा। अगर आपके पास टेम्परेचर है तो सबसे आसान बात है, इट इज वेरी गुड। तो आपने एक फॉर्म तो ये लिख लिया इस W का, RT2 माइनस RT1 अपॉन गैमा माइनस V1, RT2 माइनस T1 अपॉन गैमा माइनस T1। इस W को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, यानी ये W लिखा जा सकता था R ब्रैकेट ओपन T2 माइनस T1 अपॉन गैमा माइनस 1। ये इक्वेशन 1 है। मगर यहां पर अभी आपको मालूम है RT2 माइनस T1
is also equal to P2 V2 minus P1 V1. दूसरा form of adiabatic work. Simply in terms of RT2 minus RT1, इसकी जगह आप P2 V2 minus P1 V1 ऊपर वाली टर्म की जगह अपॉन गैमा माइनस 1 लिख लेते। यानी अगर आपको T की वैल्यू नहीं मालूम थी, P और V मालूम था, तो आप P और V के टर्म्स में लिख लेते। और अगर आपको T की वैल्यू मालूम थी, T2 भी मालूम थी, T1 भी मालूम थी, तो आप ऊपर वाला इक्वेशन यूज कर सकते थे और उसके लिए आपको R यूज करना पड़ता। दोनों का आंसर सेम आता, दोनों का आंसर एडियाबैटिक वर्क आता। बात समझ आ रही है? और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एन आइडियल गैस, क्योंकि ये आइडियल गैस रिलेशन है। यहां पे मैंने आइडियल गैस की हेल्प ली है, P1 V1 इज इक्वल टू RT1। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि ये आइडियल गैस है या आइडियल गैस नहीं है। बाय नॉर्म इट इज गोइंग टू बी अ रियल गैस। तो आप बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। कभी कभी मैं क्वेश्चन के अंदर आपको गैस के साथ लिखता नहीं हूं आइडियल गैस, आप अज्यूम करेंगे इट इज अ रियल गैस। या तो आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा कि आइडियल गैस, या आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा इट इज फॉलोइंग द आइडियल गैस लॉ, या आपको ये लिखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल, मैं टोटली आपके कॉन्सेप्ट चेक करता हूं। मैं आपको ये नहीं लिख कर दूंगा कि ये आइडियल गैस है या रियल गैस है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा और क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये लिख दूंगा फॉर दिस अबव क्वेश्चन यू कैन अज्यूम दैट z इज इक्वल टू 0। सिंपली मैंने एक लफ्ज ये लिखा z इज इक्वल टू 0। व्हाट डज z इज इक्वल टू 0 मीन? आइडियल गैस है। तो कोई मुझसे ये नहीं पूछे कि सर आपने क्वेश्चन के अंदर कहीं पर आइडियल गैस मेंशन नहीं किया है, कहीं भी आइडियल गैस मेंशन नहीं किया है। मगर हम रियल गैस लें या आइडियल गैस लें, मैंने वो मेंशन नहीं किया है, मगर मैंने ये तो मेंशन किया है ना z इज इक्वल टू 0। तो मेरे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। आपको आपका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि z इज इक्वल टू 0 आइडियल गैस। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, या तो मैं आपको यूं बताऊंगा z इज इक्वल टू 0, या मैं आपको ये बताऊंगा z equals to 0 या z equals to 1? सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू फॉर करेक्शन। z इज इक्वल टू 1। कोई बोल क्यों नहीं रहा कि z कैन नेवर बी 0? ये अब रिकॉर्डिंग में भी आ गया होगा। माय मिस्टेक, z कैन नेवर बी 0, z इज इक्वल टू 1 फॉर एन आइडियल गैस। सर मैंने रियल बोला था। 1। अगर मैंने क्वेश्चन के अंदर बोल दिया assume z इज इक्वल टू 1, so that means that ideal gas conditions. Thank you for picking that mistake. जी सर लेक्चर 16 में जो आपने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, उसमें क्वेश्चन 3 में आपने कहा था कि मैंने आइडियल गैस मेंशन नहीं किया, तो हम जो है ना इसलिए लिख दें कि नॉट पॉसिबल। लेकिन जी। क्वेश्चन 5 में जो है ना कहीं भी आइडियल गैस का जिक्र नहीं है, लेकिन आपने जो है ना आइडेंटिफाई एक्स जिसमें था उसमें आपने जो है ना पूरा सॉल्व कर दिया है, लेकिन आइडियल गैस कहीं मेंशन नहीं है, तो क्यों? मैंने क्यों सॉल्व किया है? देखें, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने उसको सॉल्व नहीं किया है। मैंने उसको सॉल्व किया है तो मैंने उस क्वेश्चन 5 के अंदर z की वैल्यू डाली है। मैंने pv इज इक्वल टू nrt नहीं लगाया है, मैंने pv इज इक्वल टू z nrt लगाया है। पहले मैंने पूरे उस चार्ट और उससे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से क्वेश्चन 5 से वैल्यू निकाली है कौन सी गैस की है, और वो जो z की वैल्यू आ रही थी मैंने उस z की वैल्यू को डाली है। मैंने आइडियल गैस नहीं अज्यूम की है। दोबारा देखिएगा, ओके क्वेश्चन सर। 5 में z की वैल्यू है, तो ये एक डिफरेंट फॉर्म था। अभी अगली क्लास है अभी 11 बजे। यस सर, पीटी की है। पीटी की है, चलें वो पीटी के सर नाराज होंगे। बस 2 स्लाइड कंप्लीट कर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उनको बोल दीजिएगा कि जरा सा ओवर टाइम किया था। चलें। सर आप एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेना। नहीं यार, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लूंगा, नो एक्स्ट्रा फेवर्स। चलें, अब माइक सबका ऑफ करते हैं। 2 स्लाइड हैं, 3 स्लाइड हैं, सुन लें। The previous equations are for general adiabatic compression and expansion process in a closed system. ये आपको मालूम था कि पहला वाला closed system के लिए है। Usually T2, V2 are unknown. आम तौर के ऊपर हमें T2 की वैल्यू भी नहीं मालूम होती, हमें V2 की वैल्यू भी नहीं मालूम होती।
तो हम क्या करते हैं, हम V2 को एलिमिनेट कर देते हैं. एलिमिनेशन ऑफ V2 इज डन बाय द प्रीवियस इक्वेशन PV अपॉन गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट. PV अपॉन गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है. PV अपॉन गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट. इन अदर टर्म्स P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 पावर CP अपॉन CV, गैमा कांस्टेंट. हमने किस तरह किया है, यू डू नॉट नीड टू नो, ये आपके डोमेन के बाहर है ये डेरिवेशन. हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन के साथ. तो हमें एक फाइनल इक्वेशन क्या मिला, एक, मगर ये इसकी कंडीशन क्या है, ये सिर्फ मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पॉसिबल है और आइडियल गैस के लिए पॉसिबल है और क्लोज सिस्टम के लिए पॉसिबल है. तो हमारा जो वर्क फंक्शन है ना, जो ये वाला फंक्शन है, वो इस टर्म्स के अंदर आता है, इन टर्म्स ऑफ P2 अपॉन P1. ये किस तरह आया है, ये मैं आपको दिखाता हूं. P1 V1 अपॉन गैमा माइनस 1, ये आया है आपका इस टर्म से. P1 V1, आखिरी टर्म देखें W की, P2 अपॉन P2 W2, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गैमा माइनस 1. P1 V1 अपॉन गैमा माइनस 1 इधर से आया है. आपको ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन होगी मगर आपको यूज करने का आना चाहिए. P1 V1 अपॉन गैमा माइनस 1 वहां से आया है. ये टर्म कहां से आई है, P2 अपॉन P1 गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा. ये जो टर्म आई है, ये मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं. ये इक्वेशंस में आपस में मिक्स अप कर रहा हूं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ. तो मुझे फाइनली ये टर्म मिलती है जो मेरा आइडियबैटिक वर्क होता है. आमतौर पे मेरा आइडियबैटिक वर्क इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता, इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता, क्योंकि मुझे यूजुअली V2 की वैल्यू नहीं मालूम है, वो इस फॉर्म में लिखा जाता है. इसमें देखें, इसमें आपको V2 नहीं मिलेगा, V2 आपका एलिमिनेटेड है. तो आपका इक्वेशन है P1 V1 अपॉन गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 P1 गैमा माइनस 1 गैमा माइनस 1. ये माइनस 1 बाहर है. आपके पास P2 होता है, आपके पास P1 होता है, आपके पास V1 होता है. आप इजीली ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको गैमा की वैल्यू नहीं मालूम है, इट इज वेरी सिंपल, गैमा की वैल्यू आप CP अपॉन CV कर लो, आपको गैमा की वैल्यू मिल जाएगी. और एक चीज याद रखें, गैमा कैन नेवर बी बिलो 1, गैमा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. CP अपॉन CV इज इक्वल टू गैमा. तो ये इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, दिस इज द वर्क इक्वेशन विच इज यूज्ड. और यही इक्वेशन अगर आप इन टर्म्स ऑफ RT लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है. RT के टर्म्स में कैसे आएगा, जो इसका ब्रैकेट वाला साइड है वो तो वैसे के वैसे रहेगा. जो P1 V1 है वो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन RT1 के अंदर आप इसको लिख सकते हैं. मैंने आपको अभी ये सॉल्व कर दिखाया. P1 V1 इज इक्वल टू RT1. यानी अगर आपके डेटा के अंदर आपके पास P1 की वैल्यू, आपके पास P1 की वैल्यू तो है, आपके पास V1 की वैल्यू नहीं है, लेट्स से आपके पास नाइदर V1 है नाइदर V2 है, तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. तो अगर मैं आपको सिर्फ ये वाला इक्वेशन दे दूं और ये वाला इक्वेशन नहीं दूं, तो आप ये बोलेंगे बाय द आइडियल गैस लॉ वी नो दैट P1 इज इक्वल टू RT1, तो आई विल सिंपली पुट RT1 ओवर हियर. बात समझ आई? These equations would be given to you. One of these equations would be given to you. हो सकता है आपको नीचे वाला इक्वेशन दिया गया हो, मगर आपको डेटा ऊपर आपको P1 और P2 का डेटा दिया गया हो, तो आप ऊपर वाला इक्वेशन यूज कर लोगे. अगर आपको V1 भी दी है, ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, अगर क्वेश्चन आया. अगर क्वेश्चन नहीं आया तब भी दिया जाएगा. तो आपको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो इक्वेशन डिराइव करेंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं. मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं अभी, जो मैंने आपको नहीं सिखाए